हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारी नई सीरीज में, दैट इज जो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, डाकू, जो हमारा है डॉक्टर अमित करंट अपडेट्स। और ये हमारा आज का पहला वीडियो रहेगा और ये मंडे टू फ्राइडे आपका रेगुलर 7 PM पे हम वीडियो अपलोड करेंगे। जो भी करंट अफेयर में आपका जो टॉपिक चल रहा होगा उसको हम रिलेट करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कैसे वो टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट जो ओमिक्रॉन आपका नया कोरोना वेरिएंट आ रहा है उसके बारे में हम देखेंगे और कैसे इसमें अपन क्या क्या कवर अप करेंगे। व्हाट इज द ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो आपका द हिंदू में आर्टिकल दिया गया है उसको मैं थोड़ा सा लेके चलूंगा, उसमें क्या क्या बातें करी गई हैं, कैसे अपने को प्रिपेयर्ड रहना है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे जो फ्लाइंग रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने इंपोज करी हैं। थर्ड उसके बाद कोरोना और उसका इंपैक्ट ऑन इंडिया। फोर्थ जो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स आपका रहा है कोरोना को लेके और वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। तो ये आपका ऐसे लिंक किया जाएगा सारे के सारे टॉपिक्स को। पहला तो करंट में उसकी जो अपडेट है वो अपन लेंगे। सेकंड हम लेंगे उसको कैसे उससे रिलेटेड टॉपिक जो आपका मेंस में पूछा जा सकता है। तो एक आपका कंप्लीट टॉपिक इसमें हम कवर अप करेंगे डाकू में। देन आपका लास्ट में हम इसमें रखेंगे एक प्रिलिमिनरी एमसीक्यू जो पहले आपसे पूछे गए थे, किस तरीके से पूछे गए थे, एंड इन द एंड वी विल सी मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट आपका मेंस में पूछा जा सकता है, तो उसको अपन लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। डाकू इज अबाउट डॉक्टर अमित करंट अपडेट्स, यूपीएससी, एचसीएस, स्टेट पीसीएस एंड एनीवन हु लव्स टू लर्न अबाउट करंट अपडेट्स वो इसको देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा रहेगा। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ट्राई करें अपना पॉइंट्स नोट डाउन करने की, पॉइंट फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाते हुए चलो एक पेज पे एक टॉपिक के नोट्स बना लेना ताकि ये आपको आगे हेल्पफुल हो सके। This is about me and my name is Dr. Amit. I have given UPSC interview 3 times. I have qualified HCS 2019. Now let us start. ये आपकी हिंदू की न्यूज थी जो ये एक्चुअली एडिटोरियल था, व्हाट द ओमिक्रॉन वेरिएंट मींस फॉर इंडिया, और उसके बारे में इन्होंने डिस्कस कर रखा था। पहले हम देखेंगे कि इस आर्टिकल में इन्होंने क्या डिस्कस किया है, उसके बाद हम इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। देखो इसमें सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं कि कैसे सेकंड वेव बड़ी इंटेंस थी बट अब धीरे धीरे वो आपकी कम होती जा रही थी। इंडिया में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो आपके काफी कम हो गए थे। इसके पीछे इन्होंने 2 मेजर फैक्टर्स बताए। सबसे पहला तो जो हमारी पॉपुलेशन है ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी थी कोरोना वायरस से, तो हम अब जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे वैक्सीनेशन होता है या फिर आप एक्सपोज हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ केसेस जो है वो आपके डिक्रीज हो जाते हैं। सेकंड इन्होंने बताया कि 2 डोजेस ऑफ वैक्सीन हमारे अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ द पॉपुलेशन को लग चुके हैं और एक डोज जो है वो हमारी 82% ऑफ पॉपुलेशन को लग चुका है। तो बाद में जो देखने में आता है कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन हो चुका होता है उनमें सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो आपका कंपैरेटिवली काफी कम रहता है। ठीक है, तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में सारा का सारा डिस्कस किया गया है। फिर इन्होंने बाद में बताया है कि जो आपका बोत्सवाना है वहां पे ये अपना ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो आपका आया था। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के गोटेंग प्रोविंस है उसमें भी आपके केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं इसके। देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो वेरिएशंस हैं यहाँ पे एक जो मेजर चीज आ रही है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये आपकी इम्यूनिटी को इवेड करता है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि जो एचआईवी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो इंडिविजुअल थे उनमें ये वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम थी। तो वायरस के जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हम बोल सकते हैं या रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होने लग गए थे। ठीक है, देन इसमें ये कहना अभी इस टाइम पे काफी मुश्किल है, जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि किस तरीके से ये आपका आगे जाके ट्रांसमिट होगा या फिर इम्यून सिस्टम पे कैसे काम करेगा, क्या इसके आउटकम होंगे, ये हम अभी काफी डिटेल में नहीं बता सकते हैं। बट एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जो डेल्टा वेरिएंट आपका था कोरोना वायरस का उसके जो केसेस आ रहे थे उससे यहाँ पे सिवियरिटी अगर अपन देखें तो कंपैरेटिवली ज्यादा मिल रही है अगर हम नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से देखें तो। ठीक है, अब इसको कैसे अपन एड्रेस कर सकते हैं। देखिए सिवियरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी और जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें इसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा रेदर देन अनवैक्सीनेटेड। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर आपकी अगर सेकंड डोज बाकी रह गई है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, देन नंबर ऑफ केसेस आपके बहुत ही बढ़ रहे हैं। एचआईवी वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, ये सारा का सारा इसी आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। अगर इसमें अपन देखें कि भाई क्या हम इसके सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं तो काफी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अफ्रीका पे आपके ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी हैं बट दे आर टॉकिंग अबाउट कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका टेम्परेरी
रिलीफ रहेगा, ठीक है। इसका हम परमानेंट ये सॉल्यूशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमें स्पेसिफिकली अभी जिस चीज पे फोकस करना है वो हमारा जो है वो है वैक्सीनेशन। जितने ज्यादा से ज्यादा आप वैक्सीनेशन को बढ़ाएंगे, स्पेशली जो आपके ओल्ड एज के जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो इंडिविजुअल हैं, उनको हमें स्पेसिफिकली टारगेट करना पड़ेगा। और यहां पे इन्होंने अफ्रीका का बताया कि 60 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने लेस देन 25% आपका कवरेज हुआ है। तो ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है, इसको हमें धीरे धीरे और बढ़ाना पड़ेगा ताकि ट्रांसमिशन हमारा कम से कम हो सके, ठीक है। एंड देन इन द एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे हम साउथ अफ्रीका से लर्न कर सकते हैं कि वहां पे जैसे डाटा आपके पास जो आ रहा है वो आप रियल टाइम में शेयर करें और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होने की आवश्यकता है। जैसा कि लास्ट टाइम देखा गया था कि सेकेंड वेव के टाइम पे गवर्नमेंट उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। अगर वो इश्यू रहता है तो वो इन चीजों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, आप सॉल्यूशंस अच्छे से नहीं कर पाते इस चीज का, ठीक है। देन एक और आपकी न्यूज थी कि आपने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करे हैं। तो इन्होंने दो टाइप की कंट्रीज के बारे में यहां पे जिक्र किया है। एक तो कंट्रीज एट रिस्क, जिसमें यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस वगैरह डाले गए हैं। यहां से अगर कोई भी इंडिविजुअल आ रहा होगा तो उनको 14 डेज ट्रैवल डिटेल्स अपनी देनी पड़ेगी, आरटीपीसीआर नेगेटिव होना चाहिए। और अगर उसमें आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको वहीं पे क्वारंटीन कर दिया जाएगा एयरपोर्ट पे। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आप सेल्फ मॉनिटरिंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा बता रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद द स्टेट्स की आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ाएं। जो लास्ट टाइम हमें इश्यूज आए थे, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई से संबंधित हो, वैक्सीनेशन से संबंधित हो, या फिर हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे उनकी ट्रेनिंग से संबंधित हो, ताकि इस टाइम हमारे सामने वो प्रॉब्लम्स ना आए एंड हम प्रोएक्टिवली इस चीज को अच्छे से डील कर सकें। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर एंड या फिर जनवरी तक आते आते कोरोना वायरस के केसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये हमने न्यूज के हिसाब से देख लिया है। अब हम एज अ टॉपिक मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि इंपैक्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं एंड गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, क्या हमारा वे फॉरवर्ड इसमें हो सकता है। तो अभी इसमें अपन देखेंगे कि मोर देन अराउंड 4 लाख लाइफ जो है वो इंडिया ने लॉस करी थी। कंट्री में जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ा था, इसमें सारे के सारे सेक्टर्स की अगर आप बात कर लो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, तो हर सेक्टर पे इंपैक्ट आपका पड़ा था। तो यहाँ पे जैसे लगभग 3.4% पे आपका एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमी बढ़ रही है, जो पहले 7.7 थी वो कॉन्ट्रैक्ट करके 3.4 पे ही रेस्ट्रिक्ट हो गई है। एग्रीकल्चर वेजेस की अगर अपन बात करें तो पहले ये 8.5% पे ग्रो कर रही थी अप्रैल और अगस्त 2020 के, जब फर्स्ट वेव आपकी थी। सेकंड वेव के टाइम पे ये आपका सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपको दिख रहा होगा 2.9% तक ही, यानी वेजेस भी आपकी कम हो गई हैं। देखो वेजेस जब कम होती हैं तो डिमांड एंड सप्लाई का भी इशू आएगा। जिस आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो वो इकोनॉमी में खरीद भी कम करेगा, तो उस पर भी आपका इंपैक्ट होता है। तो इस तरीके से आपको लिंक भी करना है। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप वेजेस को या फिर ग्रोथ को कैसे लिंक कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई और ओवरऑल इकोनॉमिकल इंपैक्ट से। फिर अगर अपन पीएमआई देखें, जो आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, जो आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ को दिखा रहा है, तो वो भी 50.8 पे चला गया है, जो कि हमारा 57.5 था फरवरी में। ये भी आपका काफी कम हो गया है। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में अगर अपन देखें तो जो आपके नॉन एसेंशियल आइटम थे, देखो सरकार ने जो एसेंशियल आपके थे उन पे तो उनका स्मूथ ट्रांसमिशन मेंटेन करने की कोशिश करी थी, चाहे हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात कर ले। बट जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे तो उनमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखा गया था। उनकी प्रोडक्शन भी कम हुई, उनकी डिमांड भी कम हुई, तो ओवरऑल इकोनॉमी में उनकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। सर्विस सेक्टर की अगर अपन बात करें तो इंटरनेट पेनिट्रेशन जैसे जैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है, या फिर वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराई गई थी उसकी वजह से उतना इंपैक्ट हमारा सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी पे नहीं देखने को मिला, ठीक है। देन अदर देन दैट दो मेजर सेक्टर अगर हम देखें कि जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए, पहला तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो हमारा आता है, ठीक है। तो इसमें हमारे सारे के सारे रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट, पब्स, नाइट क्लब्स वगैरह जो भी होते हैं, जैसे एयरबीएनबी है, होटल्स हैं, तो ये सारे के सारे सबसे ज्यादा कोरोना में इंपैक्ट हुए, क्योंकि आपके लॉकडाउन भी लगे थे। टूरिज्म सेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी का 7% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस सेक्टर पे पड़ा था। जैसे ही कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस खुले थे तो लोग घूमने भी गए थे, बट वो भी एक डिफरेंट चीज है। बट दीज टू सेक्टर्स वर इंपैक्टेड मेजरली। उसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें, ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो कम हुई थी, तो लोगों ने जो नॉन एसेंशियल थिंग व्हीकल्स हैं तो वो उतने एसेंशियल नहीं होते, तो उन पे इंपैक्ट पड़ा था, प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट पड़ा था। अदर देन दैट
रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पे भी इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि जो आपके माइग्रेंट वर्कर थे, जो हमने देखा था कि वो आपके रूरल एरियाज में आपके चले गए थे, तो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे रियल एस्टेट में जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनपे भी जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन आपका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। अगर हम फिस्कल डेफिसिट भी देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसके बारे में बात करी थी कि कोरोना की वजह से 2020-21 में अपना 9.5% ऑफ द जीडीपी बढ़ गया था, ये ऑफ द जीडीपी था फिस्कल डेफिसिट, जिनको इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि अभी 2025-26 तक फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसको 4.5% ऑफ द जीडीपी तक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि कैसे हम इंपैक्ट्स के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो कैसे आपको वेरियस अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, एक एक दो दो लाइन लिखने पड़ेंगे, एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, या फिर आपको फैक्ट मेंशन करने पड़ेंगे जो कि आपके आंसर को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। ऐसे ही जैसे ऑयल और गैस में आप देख लीजिए, बिकॉज अगेन हमारी डिमांड कम हुई थी तो जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर था वो हमारा इंपैक्ट हुआ, बट इसमें एक चीज जो डिफरेंटली हमें देखने को मिली थी कि हमारा ऑयल और जो गैसेस के प्राइसेस हैं वो आपके इंक्रीज हुए थे। उसके पीछे रीजन था कि जो हमारा स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो हमारा कम हो गया था, उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने आपके एक्साइज या फिर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस वगैरह थे उनको बढ़ा दिया था ताकि हमारा रेवेन्यू थोड़ा सा मेंटेन रह सके। ये भी एक आपका सेपरेट मुद्दा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेक्टर्स पॉजिटिवली इंपैक्ट हुए उसमें एक हमारा फार्मास्यूटिकल है, जिसमें इंडिया ने जेनरिक ड्रग्स के बारे में बात कर लो, पीपीई किट्स के बारे में बात कर लो, तो इंडिया ने काफी इसमें इंप्रूवमेंट करी थी। अदर देन दैट अभी अगर अपन देखें 55 बिलियन तक ये आपका पहुंच गया है, ये एक फैक्ट आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। टेलीकॉम, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा मिल रहा था, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कनेक्शन अभी इंडिया में आ चुके हैं, तो दीज टू सेक्टर्स आर ग्रोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये भी आपके पॉइंट्स रहेंगे, इनका आपका पॉजिटिव इंपैक्ट है। देखो हर सेक्टर पे जरूरी नहीं है कि नेगेटिव इंपैक्ट हो, तो आपको दोनों तरीके से बात करनी पड़ेगी। सम सेक्टर्स आर अफेक्टेड नेगेटिवली एंड सम सेक्टर्स आर अफेक्टेड पॉजिटिवली। अब हम देखते हैं कि इंपैक्ट में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे, गवर्नमेंट ने कैसे इसको कंटेन करने की मतलब सोचा। तो इसमें सबसे पहले आप आत्मनिर्भर भारत जो हम लेके आए थे मेक इन इंडिया को कॉम्प्लीमेंटरी करते हुए, तो इसमें सरकार ने काफी कुछ जैसे 20 ट्रिलियन रुपीस अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द जीडीपी के आसपास इसमें इन्होंने कहा था कि हम जो आपके वेरियस एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक आपका मेजर पॉइंट रहेगा। सेकंड, आपको पता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कोरोना के स्पेसिफिकली लाई गई थी, एससीएस में तो इसके बारे में सवाल भी पूछा गया था, तो ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा। यहाँ पे जैसे जो जनधन अकाउंट है वहां पे 500 रुपए भी डाले गए थे, एलपीजी सिलेंडर्स दिए गए थे, पेंशन आपकी दी गई थी, या फिर अभी भी रिसेंटली इन्होंने इस चीज को बढ़ाया भी है कि फ्री जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का वो आपका और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसको इन्वोक किया गया ताकि जो हमारे जैसे मेडिसिन हैं, फूड्स हैं, उनकी सप्लाई जो है वो मेंटेन रहे, और वो रहा भी था। कोरोना के टाइम पे उतना ज्यादा इसमें रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिले थे। देन अगर अपन देखें डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया था पैंडेमिक एज ए नेचुरल डिजास्टर। तो उससे फायदा क्या हुआ था कि जो हमारा एनडीआरएफ है या फिर स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है, तो उनके जो हमारा आपके पास जो पैसे उसमें पड़े रहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हो, और वो आपको और ज्यादा हेल्प करता है कंटेन करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के रेस्पॉन्सेस थे। उसके अलावा जैसे जो हमारे बाहर देशों में जो नागरिक रहते थे उनको भी लाया गया था, तो यहाँ पे वंदे भारत जो मिशन चलाया गया था उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैती है हमारा, उन्होंने आरोग्य सेतु जो आपकी ऐप बनाई गई थी फॉर द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये उस टाइम पे भी काम आई थी। अभी अगर हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा बढ़ेगा तब भी ये चीज हमारी हेल्पफुल रहेगी ट्रेसिंग वगैरह के लिए। देन सिंपल टर्म्स में हम बात कर सकते हैं, ट्रैवल एंड एंट्री रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जो कंटेनमेंट जोन्स आपके बनाए गए थे उनके हिसाब से। देन लॉकडाउन हमारा लगाया गया था। पीएम केयर फंड्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं, बट उसके बारे में उतनी ट्रांसपेरेंसी हमारे पास है नहीं, ये सेपरेटली भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपका जनवरी में यूपीएससी का भी रहेगा, तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पीएम केयर फंड्स उसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, या फिर उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के वो क्यों आ रहे हैं एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन रिगार्डिंग दैट। तो ये हमारे मेजर है। उसके अलावा हो सकता है कि मैंने कुछ मिस कर दिए हों तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, चाहे आपके इंपैक्ट के अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया है, या फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव में जो आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। अभी जब ये हमारा वेरिएशन वेरिएंट जो है वो धीरे धीरे अगर इंक्रीज होगा तो हम देखेंगे कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद अगर आपकी वेव बढ़ेगी, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, तो वी हैव टू बी
प्रोएक्टिवली प्रिपेयर्ड। सबसे पहला इसमें आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो आर्टिकल में भी डिस्कस किया हुआ था कि जो ओल्ड एज वाले हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें उनको टारगेट करा जाए। तो पहला पॉइंट आपका यही रहेगा। सेकंड, अगर हम बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो स्टेट्स, क्योंकि हेल्थ आपका स्टेट सब्जेक्ट आता है, तो स्टेट्स को चाहिए कि वो अपने हॉस्पिटल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स उनको ट्रेन रखें, या फिर ऑक्सीजन फैसिलिटीज की आप बात कर लो, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कितनी सीवियरिटी इस वेरिएंट की रहेगी। तो वी हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड कि आगे दोबारा से जो सेकंड वेव के टाइम पे हमने इश्यूज देखे थे या फिर जो शॉर्टकमिंग्स देखी थी वो दोबारा से रिपीट ना हो, तो उस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा। ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग, जिसमें अपन ने आरोग्य सेतु ऐप भी देखा था। रिस्ट्रिक्शंस, जैसे अभी प्रोएक्टिवली सरकार ने साउथ अफ्रीका में या फिर वहां से जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी हैं, जो हाई कंसर्निंग आपकी कंट्रीज हैं उनको हाई रिस्क कंट्रीज डाल के, तो इट इज अ प्रोएक्टिव स्टेप। तो इस टाइप के आप सॉल्यूशंस मेंशन करेंगे। फिर हमारा जैसे कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच आपकी रहनी चाहिए कि सारा का सारा कम्युनिटी पे आप, जैसे लोकल लैंग्वेजेस जो है, कई बार क्या होता है कि सरकार अपने डायरेक्टिव्स इंग्लिश में रिलीज करती है, या फिर जो आपका जैसे डेली बेसिस पे उस टाइम पे होता था कि आप ब्रीफ करते थे लोगों को, तो वो भी इंग्लिश में रहता था। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारी पॉपुलेशन है वो इससे उतना ज्यादा अवेयरनेस जनरेट नहीं होती। तो हमें चाहिए कि जैसे स्टेट स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से प्रमोट किया जाए और उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू एम्पावर यू। जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला। अदर देन दैट, जीनोम मैपिंग, क्योंकि इंडिया में अगर अपन देखें तो हमारे पास बहुत सारे जो लैब्स हैं वो हमारी काफी अच्छी लैब्स हैं, वर्ल्ड लेवल की लैब्स हैं। तो वो सारा का सारा, अभी एक वेरिएंट आ रहा है, हो सकता है आगे कोई नए वेरिएंट्स भी आए, तो इसके लिए भी हमें अपनी लैब्स पे देख के सारा का सारा कि आगे किस तरीके से वायरस में वेरिएशंस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिटी, तो वो भी अपने को प्रोएक्टिवली रहना पड़ेगा। ठीक है, कंक्लूड आप कर सकते हैं। मान लो इस टाइप का आपसे सवाल पूछा जा सकता है मेंस में, तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन में कंक्लूड कर सकते हो। कोई भी एक लाइन इसमें से लिख सकते हैं कि भाई जैसे विद इवॉल्विंग टाइम्स हमें अपनी स्ट्रेटजीज को बार बार चेंज करना पड़ता है, तो वो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि कोरोना में काफी वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, तो हमें इसके अनुसार बार बार बदलाव करना पड़ेगा। अगर कोई भी सरकार ने मान लो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट उनका होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस हमारे उसमें होना चाहिए कि भाई कोई भी अगर उन रेस्ट्रिक्शंस को नहीं मानता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपका जाए। सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंटर के पास आपका पैसा है एंड द स्टेट इज द वन हु इज इंप्लीमेंटिंग इट, और उसी के दायरे में ये आपका आएगा भी। ठीक है, तो ये भी आपका कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट विच यू कैन नोट, और ये आपका पॉलिटी को भी लिंक करेगा। अगर हम करंट अफेयर के हिसाब से बात करें तो आपकी पॉलिटी भी लिंक हो रही है, तो एक अच्छा कंक्लूजन हो सकता है। तो अब इन द एंड नाउ वी विल सी, दो हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे प्रिलिमिनरी में 2014 में सवाल पूछा गया था कि अरब स्प्रिंग और उसका ओरिजिन जो है वो कहां से है, तो ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिकली जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसकी जो ओरिजिन कंट्री है वो क्या है। तो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। तो पहला आज का क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, सेकंड जो हमारा मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि कोविड-19 पैंडेमिक हैज एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड द पॉवर्टी इन इंडिया। तो हमें इस दोनों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखेंगे कोरोना और उसके इंपैक्ट के बारे में, फैक्ट दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। देन आप बात करेंगे क्लास इनइक्वालिटीज की। अब ये जो आपकी क्लास इनइक्वालिटीज हैं ये हमारी पॉलिटिकल इनइक्वालिटी रहेंगी, इकोनॉमिकल रहेंगी, सोशल रहेंगी, कल्चरल रहेंगी। इसमें आप जेंडर पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकते हैं, आप ट्राइबल पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकते हैं। तो अलग अलग एंगल से आप इसमें डाल सकते हैं। अदर देन दैट आप पॉवर्टी रिलेटेड भी, कि कैसे कोरोना की वजह से आप किसी सोर्स को कोट करते हुए कि भाई इतनी पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। देन आप सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल से इसको लिंक करते हुए कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आंसर अगर चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप शेयर करना चाहें तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई टाइप करके शेयर करता है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि अगर वहां से फीडबैक दिया जा सकेगा तो ये आपके दो आंसर्स हो गए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन, क्योंकि हमारा पहला दिन है तो एंड वी आर ओपन टू सजेशन इस हिसाब के होने चाहिए कि मैक्सिमम यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द मैक्सिमम स्टूडेंट्स। आप जो भी सजेशन देंगे उसमें से जो हमें लगेगा कि इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन माय कमिटमेंट्स, तो मैं उसको डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करूंगा आपका। ठीक है,
तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही, एंड विल मीट टुमारो अगेन 7 PM ये आपका वीडियो रहेगा। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।